हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईबी का 2014-15 का पेपर। एक ही पेपर हुआ था 14-15 में, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके कंप्लीट आपके मैथ के क्वेश्चन जो आए थे उनका हम प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। और बलविंदर लाइव को अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम के अंदर मेरा एक लिंक दिख जाएगा और वहाँ पे आप बलविंदर लाइव चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो होगी सबसे पहले वहाँ पे अपलोड होगी। और साथ ही साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। आपका मैथ रीजनिंग का कोई भी डाउट आएगा वहाँ पे आप सेंड करके अपना डाउट का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आईबी का 2013 का पेपर मैंने अभी अभी डिस्कस कर दिया है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अदरवाइज आप खुद इस चैनल के अंदर जाके चेक कर लोगे तो आपको ये दोनों के दोनों क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा सीएपीएफ के आपके मैथ के क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं, या फिर 2012 से लेकर 2020 तक के रीजनिंग के और 2020 तक के मैथ के क्वेश्चन, ये मैंने सीएपीएफ के ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सीडीएस के कुछ शेडर रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए गए आपके लिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आपने पेपर देखा, पेपर में आपका पहला ध्यान क्या पर होना चाहिए, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, देखो यहाँ पे 60% ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर को एक्स मान लो, कुछ बच्चे एक्स बाय वाई लिख रहे होंगे, आप एक्स बाय वाई भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 60% ये वाला नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 60%, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे लिखेंगे। ठीक है, 60% ऑफ एक्स एंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर रूट इज, जो आपके पास ये x हमने माना, इसका स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट जो होगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वो यहाँ पर 5 नंबर ग्रेटर देता है। अगर मैं उस नंबर को 1/5 कर दूं, मतलब नंबर का 1/5 करने पे उससे 5 नंबर वो ज्यादा देता है। बात समझ आ रही है? तो आपने क्या करना है, ये इक्वेशन बनानी है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे वैसे आप इसको बनाते जाएंगे और यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। काफी बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे और वहां पे फंस जाएंगे। तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि भाई ऑप्शन से ट्राई करो। ठीक है, हिट एंड ट्राई जिसको बोल दोगे। सबसे पहला ध्यान आएगा या रूट एक्स, मतलब कोई नंबर ऐसा होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पता होगा तभी तो उत्तर आ पाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो सारे पुट करने पड़ेंगे। अगर मान लो एक आधा परफेक्ट स्क्वायर रूट होता, वही आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, दूसरा आप देख लेते कि यार 5 का डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल से आंसर आएगा, तो देखो सारे के सारे 5 से डिविजिबल है, तो ये भी तरीका आपका ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तरीका क्या होगा, सीधा सीधा पहला ऑप्शन उठा के यहाँ पे फिल कर दो, फिर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। क्या करना है, पहले लेफ्ट वाले साइड को चेक कर लो। लेफ्ट साइड को चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे 60% है। 60% का मतलब होता है 60/100। 60 को 100 से कट करोगे तो कट करके कितना आएगा, 3/5 ऑफ एक्स। एक्स का मतलब क्या होगा, 6.25 प्लस रूट ऑफ 6.25 प्लस वन बाय प्लस, सॉरी यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ तक हमारा खत्म है, आगे इक्वल टू है। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये कितना आएगा देखो 1.25, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3.75, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे ये कितना निकल के आएगा आपके पास, 2.5। क्लियर, जब आप इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये फिर से हो जाएगा 6.25, सिर्फ इसको ऐड किया हमने। ठीक है, मेरे पास लेफ्ट साइड ये आ चुका है, तो यही अगर राइट हैंड साइड भी आ गया और इक्वल टू हो गया तो मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर भी यही पोजीशन लगानी है, एक्स की वैल्यू को मैं उठा के यहाँ पे 6.25 फिल करूंगा, प्लस यहाँ पे 5। जब आप इसको यहाँ पे कट करोगे कितना आ जाएगा, 1.25। 1.25 के अंदर 5 ऐड करोगे तो ये आपके पास 6.25 आ जाएगा, ये आपस में इक्वल हो गया। इट मीन पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करवा रहा है क्योंकि इक्वल टू का आइकन आ गया और यही आपका उत्तर है। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं सर ये आ गया इसकी वजह से उत्तर होगा, नहीं, यहाँ पे आपका नंबर कोई और भी आ सकता है, यहाँ पे 2.25 और 2.25 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप वन बाय वन इसको 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 पुट करो, जो इक्वल टू नहीं आएंगे तो मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्केयर लेके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से फैक्टर बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये वाला देखो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो। यहाँ पे ए मैन सेल एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस इंकरिंग 20% लॉस। यहाँ पर याद रखो जो भी आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है ना किसी भी क्वेश्चन का, वो हमेशा याद रखना वो हर क्वेश्चन का 100% होता है, क्वेश्चन कोई भी हो। ठीक है, अगर 20% लॉस के ऊपर बेचा जाएगा तो इसका 20% कम करके बेचेंगे तो मैं 80% का ही बेच पाऊंगा। ठीक है,
और आगे बोल दिया कि जो भी उसने सॉल्व किया अगर उसका मैं सेलिंग प्राइस 20 रुपए बढ़ा दूं तो उसका जो यहाँ पे गेन होता है वो 20% ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे तो -20% किया था हमने, अगर मैं इसको यहाँ पर 20% बढ़ा दूं तो यहाँ पर आपका सेकंड एसपी कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्लियर है। और ये कब हो गया, जब मेरे पास एसपी की वैल्यू बढ़ा दी गई। रिमेंबर दैट दिस इज ए सीपी, दिस इज ए सेकेंडरी एसपी, दिस इज ए फर्स्ट एसपी। ठीक है। जो एसपी के साथ अगर बढ़ोतरी करी जा रही है तो वो यहाँ पे दिखाई जा रही है 40%, बट एक्चुअली में कितनी है हमारे पास 20। तो क्या इनको मैं बराबर कर सकता हूँ यहाँ पे? अगर 40% की वैल्यू 20 है, कब आएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूंगा। तो मैं सीपी को भी मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूंगा तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर होगा यहाँ पे थर्ड। हो सकता है किसी को हाफ का लॉजिक ना पता हो, तो दिस इज नथिंग। आपको यहाँ पर 40% की वैल्यू कितनी है, 20, यहाँ पर मैंने बताया। और यहाँ पर 1% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 20/40 होगी। इसको कट करोगे तो 1/2 आएगा। और ऐसे अगर यहाँ पे आपसे 100% पूछ ले जाए तो क्या होगा, 1/2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50। क्लियर है कहानी? तो वही प्रोसेस है जो मैंने बताया, तो आपका उत्तर क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमिनेटर है उसको मैंने 60% का इंक्रीज करना है। रिमेंबर दैट अगर कोई भी वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा तो याद रखनी है आपने एक कहानी। कौन सी कहानी की? उसके अंदर हम 100 ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास इंक्रीज होगा तो 100 में ये वाली वैल्यू ऐड करके लिख देंगे सीधा सीधा 160%। क्लियर है। अगर यहाँ पे हमने डिक्रीज करना होगा किसी वैल्यू को तो हम क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। अगर 100 में से माइनस कर दोगे 60 तो कितना बच जाएगा, 40% बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे न्यूमिनेटर x होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर y होगा। फ्रैक्शन होने के बाद आपने चेक करना है कि हमारे पास पहले वाली इनिशियली वैल्यू क्या होगी। इनिशियली वैल्यू अगर मैं x बाई वाई मान के रखूंगा तो x को मैंने इंक्रीज कर दिया तो ये लिख दिया, y को इंक्रीज कर दिया तो ये लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे परसेंट से परसेंट कटूंगा, इसको को कट करूंगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4xy आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू आपके पास x बाई वाई थी वो हमारे पास 4x बाई वाई हो चुकी है। तो आपको सिंपल पता चल गया कितने टाइम्स हो चुका है, ये आपके पास 4 टाइम्स हो चुका है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बात समझ आ रही है सबको? आई होप सबको ये वाला पॉइंट भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक और यहाँ पर ये लॉगरिथम का कंसेप्ट है। देखो लॉगरिथम के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहला बेसिक आपको ये पता होना चाहिए, लॉग अगर m की पावर n रखी जाएगी तो रिमेंबर दैट n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है। ये आपको पहली कहानी के बारे में यहाँ पे पता होना जरूरी है। दूसरा, लॉग अगर आपके पास लिखा हो लॉग m इंटू एन तो आपके पास ये भी पता होना चाहिए लॉग आपके पास होता है m प्लस लॉग n होता है। ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे log m डिवाइड बाई n लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास log m माइनस n। ठीक है। ये दो चार फॉर्मूले आपको थोड़े से बेसिक वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं, याद रखना इसका मतलब होता है स्केयर है ये। ठीक है, इसका मतलब है स्केयर। मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसे होगा, log हमारे पास कितना है, 40 का स्केयर माइनस 20 का स्केयर। क्लियर। तो अगर आपको नहीं पता तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, अंदर वाला फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर। फ्रॉम क्लियर दैट ये आपके पास बन जाएगा log 40 प्लस 20। आगे कितना आएगा मेरे पास, 40 माइनस 20। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log 60 और आगे कितना आ जाएगा log 20। दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट। और मैंने अभी अभी आपको जस्ट कुछ ने पहले ही बताया कि log अगर हमारे पास m इंटू एन होगा तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो इसकी वजह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, log 60 प्लस log 20। तो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये वाला कंसेप्ट। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं तो वीडियो को आप एक दो बार रिकॉर्डिंग में दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा ताकि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर कर सकें। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये रखा है कि 3 की पावर अगर हमारे पास यहाँ पे 2015 हो तो आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट डिजिट बताओ क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 2015 जो दे रखा है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ईयर दिया जाता है। जो आपका ईयर होता है वही पेपर के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो बट हमारा ऐसा कोई लॉजिक नहीं होगा, हमें इसके पीछे का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट सीखना है तो हमें इसका एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप साइक्लिसिटी प्रोसेस से नाम से आप सुने होंगे, कभी याद किया होगा आपने। साइक्लिसिटी प्रोसेस क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे पावर है, जो हमारे पास यहाँ पे पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। और 4 का डिविजिबल क्या कहता है, लास्ट के सिर्फ 2 नंबर को ही डिवाइड करना है। ठीक है, लास्ट के 2 नंबर का ही ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर आया, इसको अपने दिमाग में लिखो और इस क्वेश्चन को फिर से लिखो। ये 3 का 3 लिखेंगे, 3 की पावर यहाँ पे 2015 ने लिखेंगे। अब की बार यहाँ पे 3 की पावर ये 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 एंड दिस इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस फॉर्मेट। क्लियर।
मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे 3 की पावर 3 है तो ये 27 आएगा, ठीक है, तो लास्ट डिजिट आपने बता दिया। ऐसे ही अगर 3 की पावर 2015 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा ये बताना था, तो ये आपका 7 ही आएगा। उसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास साइक्लिसिटी प्रोसेस है, ठीक है। साइक्लिसिटी प्रोसेस 4 से ही लेना है हर क्वेश्चन में, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चनों की साइक्लिसिटी 1 है, कुछ क्वेश्चनों की फॉर्मेट की साइक्लिसिटी 2 है, तो इतना कुछ याद करने के बजाय आप हमेशा एक नंबर को याद रखें 4। अगर कभी मैं आप मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो मैं आपको धीरे धीरे पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ पे 1 होती है, कहाँ पे 2 होती है, तो उनके नोट्स बनवा लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। कोई भी नंबर हो, रैंडमली कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का डिविजिबल क्या कहता है, लास्ट के 2 नंबर हमारे पास 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया तो तीनों रिमाइंडर उठा के उसकी पावर में रख देंगे जो भी नंबर होगा, ठीक है। अगर मान लो इसके आगे हमारे पास 1 2 ऐसे कोई नंबर लिखा होता तो हम इसको इग्नोर कर देते, क्योंकि लास्ट डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट की ओर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। और याद रखना, अगर यहाँ पे रिमाइंडर, कई बार क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन करोगे आप आगे जाके, कई बार यहाँ पे कट करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, तो वहां पे पावर हम 0 नहीं रखते, वहां पे पावर हम घुमा के 4 रख लेते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। इसका भी एक कंसेप्ट है, वो कभी आपको फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे कभी तो वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। जब रिमाइंडर कभी 0 आएगा तो 0 नहीं रखते, 4 रखते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा 6 नंबर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49%? आप सबको पता होना चाहिए 49% का मतलब तो ये होगा, और स्क्वायर रूट का मतलब ये होगा। इसको करोगे कितना आएगा, 7/10। 7/10 आपने ढूंढना है तो भाई ऑप्शन से कर लो, इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास 7/10 परसेंट है, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय डबल जीरो। इसको सॉल्व करोगे ये 7/100 है, इसको सॉल्व करोगे 70/100 होगा, इसको कट करोगे तो 7/10 ये बन गया, और यही नंबर आपका इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर सही है, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 70/100, और 100 को ऊपर लेकर जाओगे तो परसेंटेज बन जाएगा, तो भी आप इस क्वेश्चन का उत्तर थर्ड लगा सकते हैं। ये एक इजी नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनका सम बताना है अप टू 700 तक। आपने या तो आपको एपी सीरीज आनी चाहिए, या अगर आपने 2013 का पेपर में एनालिसिस किया था वहां पे एवरेज का मैंने सम बताया था, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। करने के इसके दो तरीके हैं, दोनों को समझने की कोशिश करें। पहले मैं 7 को बाहर निकालूंगा तो 1 + 2 + 3 अप टू सोन यहाँ पर 100 तक हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 7 तो ही होगा, अगर 1 2 अप टू सोन यहाँ पर 100 तक आ जाए ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, लिखो, नोट कर लो। अगर हमारे पास n तक होगा तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n+1/2। क्लियर, दिस इज द सम ऑफ ए नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर, यू कैन से एपी सीरीज। क्लियर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे होगा तो यहाँ पे n कितना है, 100 है, तो सबसे पहले क्या आएगा 100, यहाँ पे क्या आएगा 100 + 1 101 डिवाइड बाय 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर आप कट करके देखोगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50। 50 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 350। 350 इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 101। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 35350 आ जाएगा, दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, यू कैन से दैट विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर, बहुत बेसिक क्वेश्चन था आपके लिए, बस एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। इफ हेड अपीयर कॉन्जिक्यूटिवली इन द फर्स्ट 3 टॉस ऑफ ए फेयर एंड अनबेस्ड कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयरिंग इन द फोर्थ टॉस आल्सो? कुछ बच्चे सोचेंगे सर यार फोर्थ वाली टॉस हो रही है तो 16 या 8 वाला उत्तर होगा। ये ऑप्शन तीनों गलत है, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। इसको बिना सोचे समझे किया जा सकता है। रिमेंबर दैट यहाँ पे फोर्थ टॉस के बारे में हो रहा है। अगर हम फोर्थ टॉस को करेंगे तो फोर्थ टॉस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल केस कितने आएंगे हमारे पास, टोटल केस तो 2 ही होंगे, और उसमें से हमारे पास फेवरेबल केस कितने चाहिए, फेवरेबल केस कितना चाहिए कि हेड आना चाहिए। तो हेड के लिए यहाँ पर हेड और टेल में से एक ही केस है, और यही तो होती है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, यू कैन से 1/2, 1/2 विल बी द आंसर। कुछ बच्चे सोचेंगे सर पहले वाली 3, भाई पहले वाली 3 का इस लास्ट वाली से कोई लेना देना नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी अपने आप मेरी होगी, फोर्थ वाले की प्रोबेबिलिटी अपने आप मेरी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये भी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, ध्यान रखना बहुत फ्री का नंबर है। हमारे पास ए और बी हमारे पास गिवन है, यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पे बी लिखा। यहाँ पर ए अगर यहाँ पे हिट करने के चांस करे तो हिटिंग करने के इसके पास चांस है 90%, ठीक है। तो भाई हिटिंग के अगर 90% होंगे तो मिस करने के कितने चांस होंगे, ठीक है। जहां पर बोल देगा कि मिसिंग टारगेट, तो मिसिंग टारगेट के लिए मैं सीधा बोल दूं कि 10% होगा, क्योंकि इसका टोटल जो भी होगा वो 100% होगा, ठीक है। 100% को ही हम 1 बोलते हैं, जो कि एक प्रोबेबिलिटी का केस बनता है मैक्सिमम, ठीक है।
आगे लिखा हुआ है हमारे पास बी का यहाँ पर मिसिंग टारगेट कितना है 90। अगर ये मिसिंग टारगेट 90 लेकर जा रहा है तो इसका हिटिंग टारगेट कितना होगा 10% होगा और यह अपने आप में भी 100% होगा। क्लियर है? अगर इसका मिस 90 होगा तो हिट आपका 10 होगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी मिस बोथ मिसिंग द टारगेट। ठीक है, और ए और बी का मिस टारगेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो बस इनको आपने सिंपल देखना था 10 और 20 है, सॉरी 10 और 90 है, तो 10% उसका 10% का मतलब समझ आता है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90/100। 90 कौन सा यहाँ से उठाया गया है, 10 कौन सा है जो मिस वाला यहाँ से उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसको कट करोगे, ये कट हो गया इससे, ये हमारे पास कट हो गया इससे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 9/100। और अगर मैं इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। मैंने परसेंटेज इसलिए निकाला क्योंकि ऑप्शन भी परसेंटेज में दे रखे हैं, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, 12 पर्सन मीट करते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, हैंडशेक किया है हर एक बंदे ने दूसरे के साथ। ठीक है, तो हाउ मेनी हैंडशेक यहाँ पे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 12। ठीक है, रिमेंबर दैट 12 पर्सन है, उसमें से हमने 2 बंदों को सिलेक्ट करना है। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से समझना। ठीक है, टोटल नंबर है 12, 12 में से 2 बंदे ही हैंडशेक करेंगे, तीसरा बंदा थोड़ा हैंडशेक करेगा आपस में, 2 बंदे आपस में हैंडशेक करेंगे। तो इसके लिए आपको ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आना चाहिए एनसीआर का, विच इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पर नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल, आगे क्या आएगा 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ पर आपने 12 का फैक्टोरियल सॉल्व करना है, 12 इंटू 11 इंटू आगे 10 9 ऐसे लिखेंगे, तो 10 9 को मैं सीधा 10 फैक्टोरियल लिख दूं। ठीक है, यहाँ पर 2 का 2 के लिखेंगे 2 इंटू 1, और ये आपके पास आएगा 10 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल इससे कट गया, ये आपस में इससे कट गया 6 बार, 6 इंटू 11 करोगे तो उत्तर कितना आएगा 66। दैट विल बी द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे इस चीज को ना रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। याद करने का भी मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, बट रिमेंबर दैट दिस इज ए कंसेप्चुअल बेस्ड, कि आपको कंसेप्ट आना जरूरी है। तो यहाँ पर याद करने का तरीका क्या होगा, जितने हमारे पास नंबर है, यहाँ पे 12 है, 12 को इससे एक नंबर डिक्रीज कर दो और हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। कब? जब हैंडशेक की बात होगी। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, जितने हमारे पास पर्सन है -1 कर दो और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हैंडशेक वाली वैल्यू सीधा निकल के आ जाएगी 66। दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चलते हैं हमारे पास 11 के ऊपर। ये हमारे पास एक चेन रूल का क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसको भी गड़बड़ में ले जाते हैं और गलत कर लेते हैं। ध्यान रखना, इसकी स्टेटमेंट भी कुछ ना कुछ हलचल कर देते हैं, क्वेश्चन आता आता भी गलत हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आपने गलत नहीं करना कभी भी। देखो इसके अंदर सिंपल सा है कि आपके पास m1 t1 डिवाइड बाय w1 which is equal to m2 t2 divided by w2. What is this? This is a format of a chain rule. चेन रूल कहाँ पे लगाया जाता है, जब हमारे पास कभी भी यहाँ पे कुछ पर्सन कुछ ना कुछ काम करेंगे, और यहाँ पे m क्या होगा, m इज ए नंबर ऑफ पर्सन, m इज ए नंबर ऑफ पर्सन, t इज ए टाइम, t इज ए टाइम, w इज ए वर्क, w इज ए वर्क। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले m1 इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ वर्किंग आवर इज ए 12 एंड 12 डेज। तो ये 12 आवर एंड 12 डेज क्या होंगे, टाइम होंगे। तो रिमेंबर दैट नंबर ऑफ पर्सन को हमेशा टाइम से मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 12। वो बात अलग है, यहाँ पे 12 घंटे 12 दिन है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय करोगे, हमारे पास यहाँ पे जो हमसे काम करवाने के लिए बोला जा रहा है 12 मीटर, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया m1 t1 डिवाइड बाय w1 विच इज इक्वल टू m2 t2 डिवाइड बाय w2। तो यहाँ पे हमसे नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में m2 नहीं पता, हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड, तो यू कैन से x नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू डिग एडिशनल 4 मीटर ऑफ टनल। 4 मीटर ऑफ टनल की यहाँ पे हमारे पास पूछा जा रहा है कि 4 मीटर का टनल हमने यहाँ पे और खुदाई करनी है, तो जो हमारे पास काम होगा वो नीचे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा। टाइम यहाँ पे 4 इंटू 4 कर दोगे, यही हमारे पास टाइम है। क्लियर? ये 4 से 4 कट गया, ये आपका 12 से 12 कट गया, और ये 4 आपके पास इससे कट जाएगा 3 बार, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 12 इंटू 3 मतलब 36। क्लियर है? 36 विल बी द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर हमारा तो उत्तर यहाँ पे ही आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वैसे तो उत्तर हमारे पास ये है, बट रिमेंबर दैट कुछ आंसर की में इसके आंसर कुछ और भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार पेपर में छोटे मोटे क्वेश्चन आपके गलत ना हो जाए, तो इसको प्रॉपरली आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एक और। इस क्वेश्चन के ऊपर चले, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपने। यहाँ पे जब आपसे एवरेज स्पीड पूछा है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, तो रिमेंबर दैट इसके शॉर्टकट बहुत हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको आप रट लो, हर एक क्वेश्चन के अंदर यही लगेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कोई शॉर्टकट मत रटना, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे इस चीजों में फंसे हो
कि 2xy प्लस xyy इज इक्वल टू द आंसर, ये चीजों के अंदर कोई भी बच्चा नहीं फंसेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे उत्तर नहीं आता, इससे आंसर आ जाएगा, इसको आप सीधा अप्लाई करोगे तो उत्तर आपका 48 आ जाएगा और आंसर भी ठीक है। बट क्या होगा अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज होती, फिर अगर 4 वैल्यू होती, फिर आपके ये फॉर्मेट नहीं लगते वहां पे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है हमारे पास x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है, और कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया x किलोमीटर और वापिस आया x किलोमीटर, तो उसने जाते हुए स्पीड कितनी रखी है अपनी 40 और आते हुए स्पीड कितनी रखी है यहाँ पे 60, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज स्पीड का क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x किलोमीटर जाएगा और x किलोमीटर वापिस आएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिस्टेंस बाय स्पीड रखोगे तो टाइम आएगा। अगर वो पर्सन जाएगा, जाते हुए उसकी स्पीड अगर यहाँ पे 40 थी और 40 स्पीड से उसने x किलोमीटर कवर किया होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे टाइम आ जाएगा, प्लस जब वो वापिस 60 की स्पीड से आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे फिर से क्या आ जाएगा, टाइम। यही पोर्शन को सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, आपका उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या होगा 2x, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस 2 डिवाइड बाय इसका एलसीएम लोगे 120, और यहाँ पे भी आपका एक x का आएगा, वो हम कॉमन रख लेते हैं। यहाँ पे x इससे कट गया तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 120 डिवाइड बाय 5। इसको कट करोगे 24 इंटू 2 करोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर ये वो काफी लेंथी हो गया, हम तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2x y x प्लस y। आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, आंसर आपका ये आएगा, बट माय पर्सनल सजेशन फॉर दैट कि आप इसी चीज को रटें, इसी चीज को दिमाग में फिट बैठाएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर ये रहा। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, हमें नहीं पता उस ट्रायंगल के बारे में, कौन सी ट्रायंगल है वो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रायंगल होगी। बट इतना पूछा है कि वन ऑफ द एंगल इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल, ठीक है। रिमेनिंग टू एंगल का अगर एवरेज की बात की जाए, आपको पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला होता है, अगर दो चीजों के बारे में मान लो ए प्लस बी, तो दो का एवरेज इतना ही होगा, दो का एवरेज इतना होगा। ये बोला जा रहा है कि ये हमारे पास तीसरे के बराबर होगा, तीसरे के बराबर कर दिया हमने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने लिख लिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2c होगा, तो यहाँ से हमें एक कहानी सीखने को मिल जाएगी कि a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अगर मैं यहाँ पर तीनों के तीनों एंगल बना लूं, यहाँ पर a b c, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम आएगा वो 180 डिग्री होगा। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सी आ रही है। ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दी सी आ रही है। तो मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू यहाँ पे 2c लिख दूं, 2c प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू निकल जाएगी 60 डिग्री। तो सी का 60 डिग्री का निकलने का मतलब हुआ ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री होगा, ये कंफर्म है। बट रिमेंबर दैट अगेन, अगर ये हमारे पास 60 होगा तो 60 को यहाँ पे फिल करो, तो आपके पास पता चल जाएगा ए बी कितना होगा, 60 इंटू 2 करोगे 120 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ जो बाकी ये दो हमारे पास एंगल बच चुके हैं वो 120 डिग्री के होंगे, एक एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। हमें यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी द आंसर, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ऑप्शन नंबर 3 इज हियर, वन ऑफ इट्स एंगल मेयर एज ए 60 डिग्री, दिस इज ए राइट। क्लियर। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, कुछ बच्चों ने सोचा सर a प्लस बी हमारे पास 120 डिग्री आएगा, इसका हाफ कर देंगे 60 होगा, और 120 भी ना कुछ बच्चे 60-60 मान लेते हैं, और तीनों एंगल 60-60 डिग्री के मानने की वजह से इसको इक्विलेटरल माना जाता है, इसकी वजह से ये ऑप्शन आप लगा देते हो। बट रिमेंबर दैट सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, आपको इसी अप्रोच के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए सर्कल इज सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एस। अगर मैं यहाँ पे सर्कल की बात करूं, सर्कल का एरिया क्या होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए, यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, जो भी साइड है उसका स्क्वायर। और यहाँ पे आपको ज्यादा सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, इतना सा सिंप्लीफाई करके आप छोड़ सकते हैं। वैसे आगे देखो क्या पूछा हुआ है, देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर ऑफ सी। सी हमारे पास क्या है, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, और उसका क्या करना है हमने, स्क्वायर करना है। रिमेंबर दैट स्क्वायर करने को लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। और आगे आपसे क्या पूछा गया, इसकी रेशियो बतानी है किसके साथ, जो भी स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एस। एस हमारे पास क्या है यहाँ पर स्क्वायर, इसका आगे फिर से पेरीमीटर का स्क्वायर, जो हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो यहाँ पे 4a का भी आगे स्क्वायर करना पड़ेगा, इसकी रेशियो पूछी जा रही है, ठीक।
हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आएगा 4, आगे क्या आएगा पाई का स्क्वायर, आगे हमारे पास आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 16 इंटू ए का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे 4 आपका इससे कट गया 4 टाइम, और आगे आपके पास ये जो पाई है ना, पाई को, एक पाई को मैं साइड में लिख लेता हूँ, एक को यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर है, तो क्या मैं वो उठा के यहाँ पे लिख दूं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आप देखोगे पाई, और ये हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए का स्क्वायर इंटू 4, ये वाला 4 बच जाएगा। ए का स्क्वायर ए के स्क्वायर से कट गया, और पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए 22/7 होती है, 22/7, और यहाँ पे क्या आएगा 4, और ये 4 आपका ट्वाइस टाइम कट जाएगा, ये से 11 टाइम कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11/14 आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। तो मैं 2014 और 15 की बात करूं, 14-15 के लिए अलग से रीजनिंग के लिए कोई क्लास यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन या सेशन आपको नहीं प्रोवाइड करने वाला, सिर्फ मैथ के होंगे। एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आपके 2017 का जो पेपर था आईबी का, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड करके दे दूंगा, वही लास्ट पेपर है। उसके अलावा आपके पीवाईक्यू करने का कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा मत सोचना 2010 के पीवाईक्यू करने हैं, इससे पहले वाले तुम पीवाईक्यू ढूंढो, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक। आपको जितने मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ पीवाईक्यू इनफ है आपके पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, और थोड़ा बहुत जहां से भी आप पढ़ते हो, नॉट फॉर लाइक कि आप मेरे से जरूरी है कि मेरे से पढ़ो, जहां से भी पढ़ते हो थोड़े से पीवाईक्यू करके अपने पेपर को ना थोड़ा पॉजिटिव तरीके से क्रैक करने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि आप पेपर के बारे में देखें और पेपर फिर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाओ, नेक्स्ट ईयर की वो चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। आपको एक ही बार फोकस करना है, उस उसी को पेपर को निकाल देना है, बट फोकस करना जरूरी है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ बच्चे फोकस नहीं करते, उनकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहे फोकस, वो जो भी कर रहे हैं वो करते रहो। जो बच्चे फोकस कर रहे हैं वो जरूर ढंग से पेपर देना, ताकि पेपर आपका अच्छे ढंग से क्रैक होगा, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आपने कोई भी कभी भी मेरे सीए पे आपके पीवाईक्यू देखे हो, ठीक है, वहां पर मैंने 2018 के अंदर ये वाले क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे अगर आपने कर रखे हैं, ठीक। सबसे पहले देखो 2% ऑफिसर ऐसे हैं जिनके पास कॉफी या कुछ भी नहीं है, वाई द रेस्ट ऑफ देम टेक लाइक टी। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक टी वाला, यहाँ पे बना लेते हैं कॉफी वाला, एक हमारे पास टी है, एक हमारे पास है कॉफी, क्लियर। अब यहाँ पर हमने देखा कि 60% हमारे पास ऑफिसर हैं जो हमारे पास टी लाइक करते हैं, तो 60% मैंने लिख दिया यहाँ पे, और 58% है हमारे पास कॉफी लाइक करते हैं, ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपसे ये भी गिवन है कि 2% कुछ भी लाइक नहीं करते, तो ये जो डाटा है ये 98% का डाटा होगा, 2% तो कहीं ना कहीं बच गया अलग से, वो होगा। अब पंगा क्या, उसने क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, ये बताओ कि यहाँ पर जो ऑफिसर ओनली टी लाइक करते हैं, कॉफी नहीं लाइक करते, मतलब आपसे कौन सा पोजीशन पूछा जा रहा है, आपसे ये वाला पोजीशन पूछा जा रहा है, बात समझ आ रही है। जो सिर्फ ये वाला पोजीशन होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे कितना होगा, क्लियर। अब आपको इतना सा पोर्शन निकालना आना जरूरी है। एक दो तरीके में बताऊंगा इसको, एक तो तरीका है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, बाई ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर दो तो भी उत्तर आ जाएगा, नहीं पता चलेगा तो आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला में लिखा देता हूँ, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले से भी उत्तर आपको जल्दी आएगा, और फॉर्मूला कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको, अगर क्वेश्चन आपका काफी बच्चे जजमेंट नहीं कर पाते ना ऑप्शन से, तो फॉर्मूला इज ए नेसेसरी फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेन डायग्राम स्पेशली, क्लियर। उसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, यहाँ पर 100%, चाहे वो लाइक करते हैं चाहे नहीं लाइक करते, टोटल तो 100 होंगे। 100 में से जो टी वाले लाइक करते हैं वो लिखो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया जो बंदे यहाँ पे लाइक करते हैं 58% कॉफी वाले, उनको लिखा। प्लस में यहाँ पे लिखेंगे जो बंदे यहाँ पे लाइक करते हैं, यहाँ पे 2% कुछ भी लाइक नहीं करते, उनको लिखा। माइनस करेंगे एक्स, रिमेंबर दैट माइनस, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा एक्स नहीं दिख रहा होगा, माइनस करेंगे एक्स, एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर दैट, रिमेंबर दैट दिस इज एक्स। बात समझ आ रही है, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप दो इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 60, और 60 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 120, 120 इसमें से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 20%, फ्रॉम दैट क्लियर यू कैन से जो हमारे पास x होगा ये 20% होगा, और 20% ऐसा होगा जो दो कंबाइन लाइक करेगा, 20% क्या होगा, कॉफी भी करेगा और यहाँ पे टी भी करेगा, बोथ करेगा, दोनों के दोनों, कॉफी एंड टी बोथ, क्लियर। अगर 20% टी एंड कॉफी बोथ करेंगे, जिसमें 60% तो टी है, 60 में से 20 तो इधर ही है, इधर आ चुके हैं जो कॉफी लाइक करेंगे, तो बाकी 40% बच गए, 40% बच गए जो कुछ भी लाइक नहीं करेंगे, सॉरी टी लाइक करेंगे ओनली, वो आपका उत्तर कहलाएगा ये वाला, क्लियर है। रिमेंबर दैट अगेन 20% जो मिडल में रखा, टोटल हमारे पास 60 टी वाले हैं, 60 में से 20 इधर होंगे तो 40 इधर होंगे, ये आपका उत्तर है।
ऐसे अगर कॉफी की बात करो 58% ही है तो यहाँ पे 20% होगा, तो यहाँ पे 38% कॉफी वाला होगा। क्लियर? टोटल सबको ऐड करके आप चेक कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका उत्तर कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे, उसको भी आप सारे बच्चे देखो, इसको अगर आप ऐड करोगे 60 और ये 98, टोटल डाटा 98 का ही गिवन है और 2% कुछ भी लाइक नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रीजनिंग के लिए ये रहा। अब इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ पर्सन है। एक बार आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो। तो स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे 5 पर्सन है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है P इज टॉलर देन क्यू। देखो यहाँ पे हम डाटा लिखते जाएंगे, आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो P है वो हमारे पास यहाँ पे टॉलर है क्यू से। क्लियर? तो मैंने लिख लिया P ऊपर होगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। नहीं ट्राई किया तो एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो हमारे पास 5 मेंबर है उसके अंदर लिखा हुआ है P इज टॉलर देन क्यू। तो यहाँ पे उसी डाटा को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सबसे पहले आप चेक कर लो, P जो है क्यू से बड़ा है। ठीक है, बट शॉर्टर देन R और S। R S से छोटा छोटा नंबर है। यहाँ पे हमसे लिखा हुआ है शॉर्टर है तो छोटा होगा, तो या तो ऐसा होगा कि R ग्रेटर होगा S से, या तो ऐसा होगा कि S ग्रेटर होगा R से, बट P इससे छोटा होगा, ये कंफर्म है। बट SR का रिलेशन इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए मुझे दोनों पॉसिबिलिटियों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ R एंड T आर टॉलर देन Q एंड बट शॉर्टर देन S। रिमेंबर दैट अगेन, यहाँ पर S से छोटा कौन है? R है। R आपके पास S से छोटा होगा, तो आप बताओ ये स्टेटमेंट क्या ट्रू होगी? ये तो स्टेटमेंट गलत होगी हमारे पास। ठीक है, ऊपर से ये दे रखा है कि जो T है वो आपके पास ग्रेटर है Q से, तो फ्रॉम दैट आप सिंपल देखो, आपके पास ये कंडीशन है। इसमें देखो कितनी कंडीशनें बनेगी। पहला S लिखो, फिर R लिखो, फिर P लिखो, फिर Q। ठीक है, अब मैंने किस पोजीशन को बिठाना है? यहाँ पे T को बिठाना है। T हमारे पास S से छोटा है, बट T आपका क्या पता कहाँ पे हो? क्या पता T आपके पास यहाँ पे हो, या फिर S T R T Q, या फिर ऐसे हो। क्या पता S R T यहाँ पे T हो। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हमारे पास बन जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। एक बार आप इसको दोबारा से देखिए, मैंने एक पॉसिबिलिटी से 3 बना दिए यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी गलत है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन का आंसर करना है। R इज टॉलर देन P। आपको दिख रहा है क्या? R इज टॉलर देन P। देखो हर एक कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे लिखा हुआ है R है शॉर्टर है T से। क्या R जो आपका T से छोटा है? बिल्कुल नहीं है। इस कंडीशन में R आपके पास, सॉरी, T आपके पास ग्रेटर आ गया, शॉर्टर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन T इज टॉलर देन क्या, ये ठीक है, बट शॉर्टर देन R। T आपके पास R से छोटा होगा, इस कंडीशन में तो छोटा है, इस कंडीशन में भी छोटा है, बट इस कंडीशन में ग्रेटर आ गया, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे गलत हो रही है। क्लियर? ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन R इज टॉलर देन क्यू। R हमारे पास टॉलर है क्यू से, ये ठीक है, बट शॉर्टर देन T। R हमारे पास यहाँ पे फिर से वही कहानी आ गई पहले वाली की, R शॉर्टर होगा, शॉर्टर फिर से नहीं है, यहाँ पर कुछ कंडीशन में यहाँ पे ग्रेटर होगा इससे, तो ये भी गलत होगी। तो बचा हुआ लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर है। एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने 4 ही क्यों ट्रू किया। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 ही क्यों ट्रू हुआ है। ठीक है, S इज टॉलर देन T। S तो सबसे ऊपर ही है सब नंबरों में, S तो सभी नंबरों से ग्रेटर है, तो ये तो ठीक लिखा है। भाई P इज शॉर्टर देन R और S। यहाँ पर P देखो, P आपके पास इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में R और S तीनों कंडीशन में छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका बिल्कुल ट्रू है। क्लियर? आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अभी यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।